be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब रिसेंटली जर्मनी के एक बहुत ही फेमस शहर म्यूनिक में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, जहां पे इंपॉर्टेंट लीडर्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स सब मौजूद थे। और इवन मैंने वीडियो भी बनाया था कि किस तरीके से अब आपको यह देखने को मिल रहा है कि यूरोप यह समझ चुका है कि अब हम यूनाइटेड स्टेट्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, चाहे से इकोनॉमिकली हो या फिर मिलिट्री वाइज भी हो। और जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए निकल रहे थे, तो उनका एक स्टेटमेंट आया था। उस स्टेटमेंट को भी मैंने उस टाइम कवर किया था। हालांकि अब जब उनकी स्पीच को और डिकोड किया जा रहा है, तो यह बहुत ज्यादा चिंता का विषय है और कंसर्निंग है। क्योंकि जब ये बोर्ड कर रहे थे प्लेन, उस टाइम इन्होंने कहा कि एक नया एरा है, इसमें आपको एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा। अब उस टाइम पे डिकोड करना मुश्किल है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पास्ट में जिस तरीके से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप के अंदर रहा है, तो आपको यही देखने को मिलता है कि कैसे अब अमेरिका को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, अमेरिका फर्स्ट रहेगा। क्योंकि जब से आए हैं डोनाल्ड ट्रंप यही बार बार कहते हुए आए हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड व्हाट नॉट। और इवन जैसे आप उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी देखिए, नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी देखिए, वो हर एक लेवल पे यही बात कर रहे हैं, पहले अमेरिका को सिक्योर करो, उसके आसपास के बैकयार्ड को सिक्योर करो, दैट इज फाइन। बट जब आप मार्को रूबियो की स्पीच को डिकोड करने निकलेंगे, और अब जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आ रहे हैं, नाउ दैट इज सिग्नलिंग टुवर्ड्स वन थिंग, कि अमेरिका इस तरीके से वर्ल्ड को रूल करना चाहता है जैसे ब्रिटिशर्स किया करते थे। या फिर पहले हमें एक ट्रेडिंग कंपनी देखने को मिलती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और हम सब तो उस चीज को भूल भी नहीं सकते कि कैसे उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स आए थे, पहले एज अ फॉर्म ऑफ कंपनी, देन उसके बाद में कॉलोनीज सेटअप की गई, पॉलिटिकल लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे दबदबा दिया गया, डोमिनेंस किया गया, सिर्फ इसीलिए कि वो अपना फायदा कैसे देख सकें। और इसके ऊपर काफी डिबेट है, और आपने हमेशा देखा है, और आप हर एक इंडियन इस चीज को महसूस कर सकता है, कैसे हम सफर कर रहे थे। इनइक्वालिटी थी, कर्जा बहुत चढ़ चुका था, पोवर्टी देखने को मिल रही थी, भुखमरी देखने को मिल रही थी, हर एक चीज। और यही जो रूबियो की स्पीच है, वो अब अपसेट कर रही है ना खाली ग्लोबल साउथ के नेशंस को, इवन ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी बहुत वरी हैं। और क्या इंडिया क्रिटिसाइज करेगा जो स्टेटमेंट बाहर निकल के आए हैं? वन बाय वन एक एक चीज जानेंगे, एक एक चीज को कनेक्ट करेंगे। आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट और ओपिनियन जरूर बताइएगा, बिकॉज इट मैटर्स टू मी एज वेल एज टू यू एज वेल, कि आप कितने इंफॉर्म्ड हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये पूरी स्पीच देखनी है तो आप यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट पे जा सकते हैं। इवन आपको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई देखने को मिल जाएगी, इवन वहां पे वीडियो भी अवेलेबल है। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इनकी स्पीच को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था उस टाइम पे, और काफी सारे यूरोपियन लीडर्स जो थे उन्होंने प्रेज भी किया था, तारीफ भी की थी। और ऐसा नहीं है कि सारे यूरोपियन लीडर्स सिर्फ तारीफ ही कर रहे थे, वो कंसर्निंग भी थे। अब जब ये स्पीच देते हैं तो पहली स्पीच में ये कहते हैं कि आपको यह समझना पड़ेगा कि यूएस और यूरोप एक साथ बिलोंग करते हैं, ये एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। अब यहां पे पूरा का पूरा दबाव दिया जा रहा है कि यूएस और यूरोप एक साथ खड़े होके ही आगे आने वाले टाइम पे डोमिनेट कर सकते हैं। हां, टेंशंस काफी सारी हैं। टेंशंस क्यों हैं? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के अंदर यह बोला गया कि यूरोप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो रहा है, उनकी सिविलाइजेशन की जो आइडेंटिटी वो खत्म हो रही है। जिस तरीके से आपको मास लेवल पे माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, फ्रीडम स्पीच के लॉज आ रहे हैं बाहर, और इवन जो फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको काफी बार दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है, क्योंकि यूरोप ज्यादा लिबरल आइडियाज में या लिबरल डेमोक्रेसी में बिलीव करता है। और इसके ऊपर बार बार क्रिटिसाइज किया गया। और जब रिसेंटली ग्रीनलैंड वाला केस आता है, जब उसको एनेक्स करने की बात की जाती है, तो नेटो में भी हमें फ्रैक्चर देखने को मिला था। उस टाइम पे भी यूएस और यूरोप आमने सामने था। इन्हीं टेंशंस के बावजूद ये कहते हैं कि हमारी हिस्ट्री एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारी सिविलाइजेशन एक है, और हम एक साथ रह के वेस्टर्न सिविलाइजेशन की डोमिनेंस की बात कर सकते हैं। अब हालांकि आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि हम डोमिनेट करना चाहते हैं, बट इनकी स्पीच में ये भी मेंशन है। और देन उसके बाद में आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं जो भी एक्सपर्ट्स के व्यू थे, कि ये जो ब्रिटिश राज के टाइम पे हमें देखने को मिलता था, कॉलोनी सेटअप कर लेंगे, ट्रेड के नाम पे हम आएंगे, एंड देन पॉलिटिकली हो, मिलिट्री वाइज हो, हमारा दबदबा होगा, वो सिग्नल करता है। अब आगे जानने से पहले कि इन्होंने ऐसा कहा क्या है, और क्या जो हम देखते थे कि ब्रिटिश राज के टाइम पे लैंड को टेक ओवर कर लेना था, आपकी मिलिट्री वहां भेज दी जाती थी, ऐसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, आज के टाइम पे ये वेस्टर्न ये जो सेंचुरी है बिल्कुल अलग है, ये दशक बिल्कुल अलग है, ये टाइम बिल्कुल अलग है।
तो यहां पे आके लैंड टेक ओवर करना, मिलिट्री को भेज देना, ऑब्वियसली बात है वहां इतने टाइम तक मिलिट्री तैनात करना, लैंड टेक ओवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका वांट्स टू रूल लाइक अ ब्रिटिश राज, और क्यों नहीं होगा और क्या कंसर्न है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक सब्सक्रिप्शन जो कि फ्लैट 55% ऑफ में आप अवेल कर सकते हैं एट द लोएस्ट प्राइस, दैट इज 17,999। ऑफर एंड हो रहा है 18 फरवरी को। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं सो दैट यू कैन हैव मैक्सिमम डिस्काउंट। अब इन्होंने एक लाइन कही कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनको जो ग्लोबल साउथ का मार्केट है या जो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमीज हैं उसके अंदर हमें कंपीट करना होगा टू गेन द मार्केट शेयर। यानी जो भी उस अर्थव्यवस्था में हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए या उस मार्केट में हम जो भी काम करें वहां पे हमारा दबदबा हो। अब इससे आप समझेंगे ऐसा क्या हो गया इसमें। तो पहले आप ग्लोबल साउथ समझिए। अब ग्लोबल साउथ का यह मतलब नहीं होता है कि इक्वेटर लाइन खींच दी, ऊपर जो है वो ग्लोबल नॉर्थ है, नीचे जो है ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ एक टर्मिनोलॉजी है जो हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, उन कंट्रीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अभी भी डेवलप हो रही हैं या डेवलपिंग स्टेज में है या अंडर डेवलपिंग है, उतनी ज्यादा रिच नहीं है। अगर आप यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन नेशन से कंपेयर करेंगे, फॉर्मर कॉलोनीज भी रह चुकी हैं, तब हम उसको ग्लोबल साउथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ले लीजिए, इंडोनेशिया ले लीजिए। अभी तो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ की वॉइस कौन बन सकता है, वो बन सकता है इंडिया। इसलिए इंडिया के ऊपर इतना दाव खेला जाता है और इसलिए कहा जाता है कि आने वाले टाइम पे अगर सही में वर्ल्ड ऑर्डर में सबकी वॉइस कोई बनेगा तो वो होगा इंडिया। मैं अभी पावरफुल इकोनॉमीज या पावरफुल मिलिट्री वाइज बात नहीं कर रहा हूं, उसमें अभी भी यूएस है और उसको टक्कर दे रहा चाइना, दैट इज फॉर श्योर। तो अब ग्लोबल साउथ के अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं, आप मार्केट शेयर लेना चाह रहे हैं। और उसी बात पे मैनी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये स्पीच तो एकदम कॉलोनियल लग रही है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज अलग और बाकी कंट्रीज अलग, एक पूरा एक अलग रीजन अलग और बाकी ये ग्लोबल साउथ का रीजन अलग। और इसीलिए काफी सारा एक कंसेंसस बना, एक सहमति बनी कि इंडिया को इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए बिकॉज दे आर टारगेटिंग ग्लोबल साउथ और ये कॉलोनियल टेंडेंसी दिखाता है। अब ऐसा क्या हो गया, देखिए 18वीं और 19 सेंचुरी में क्या था। 18वीं और 19 सेंचुरी में जो बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स थी, उसमें ग्रेट ब्रिटेन का भी नाम है, यूके का भी नाम है, जिन्होंने एशिया और अफ्रीका को डिवाइड किया, कॉलोनीज सेटअप करी। लेकिन होता यह है कि जब कॉलोनिज्म बहुत बढ़ रहा था, क्योंकि इनिशियली तो वेस्ट ने बहुत एक्सपेंड किया, लेकिन जब कॉलोनिज्म बढ़ रहा था, जब रिवॉल्यूशन देखने को आता है, तब यही कंट्रीज एंटी कॉलोनियल प्रैक्टिसेस लेके आती हैं। मतलब ये कंट्री चाहती है कि कॉलोनिज्म ना बढ़े, कम्युनिस्ट ना बढ़े, डेमोक्रेसी आगे जाए, लिबरल डेमोक्रेसी बढ़े, फ्री एंड फेयर स्पीच हो, सबके पास में राइट हो, इक्वालिटी हो। तो क्रिटिक्स ने यह कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सही में यूएस को यह रियलाइज हो रहा है कि, और ये रिग्रेट कर रहे हैं कि कॉलोनियल एरा बंद हुआ तो हुआ क्यों, हमारी पावर्स वहां पे होती, हमारे अच्छे रिलेशन होते, हमें जो भी एक्सट्रैक्ट करना है वहां से करते और यहां पे इन्वेस्टमेंट हम करते ही नहीं। लेकिन अब इनका नया तरीका है कि जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, उनकी जो सप्लाई चेन है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वहां पे हमारा दबदबा हो। हम जो दूसरी कंट्रीज हैं, चाइना है, उसके ऊपर कम दबदबा करें, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बिल्ड करें, बॉर्डर्स को कंट्रोल करें और नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखें, ग्लोबल ऑर्डर का ध्यान में ना रखें, हमारे नेशनल इंटरेस्ट ऊपर है। तो आप ये कहेंगे सर इसमें दिक्कत क्या है, चाइना भी तो सप्लाई चेन के ऊपर कंट्रोल करता है, चाइना भी तो ये चाह रहा है, हम भी तो ये चाह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत हो, हम भी तो अपनी इंडस्ट्रीज को बिल्ड करना चाह रहे हैं, बॉर्डर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन ना हो और क्या नाम है, ऐसा माइग्रेशन ना हो, इलीगल माइग्रेशन ना हो जो हमारी डेमोग्राफी चेंज कर दे। इसमें गलत बात क्या है, ये तो सब कुछ बात सही हो रही है। बात यहां पे है टारगेटिंग की कि आप टारगेट किसको कर रहे हो, दैट इज ग्लोबल साउथ। आपने ये कहा होता कि नहीं, दिस इज अवर प्लान, वी वांट टू बिल्ड इंडस्ट्रीज, वी वांट टू रिड्यूस द डिपेंडेंस, दैट इज फाइन। बट आप स्पेसिफिकली कह रहे हो कि हमारे लिए नया मार्केट कौन है, ग्लोबल साउथ है, और उस मार्केट शेयर के अंदर हमारा डोमिनेंस होना चाहिए। मतलब वो कंट्री इस सिचुएशन में ना आए कि खुद की इंडस्ट्रीज रीबिल्ड कर लें, आत्मनिर्भर बन जाए या अपना काम करने लग जाए, अपने पे सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, ऐसा नहीं होना देना चाहिए इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज में। यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत है और इसीलिए हमें जाना पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी पे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं थी, वो सिर्फ एक कंपनी थी जो कि ट्रेड करने आई थी, जैसे अलग अलग रिसोर्सेज में, स्पाइसेस में, टी में, टेक्सटाइल में। देन धीरे धीरे जब वो आके लैंड का टेक ओवर करती हैं तो हमें कॉलोनी सेटअप करने को मिलती है, उसे कॉलोनिज्म कहते हैं। और जब उनका इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स के अंदर होने लगता है, मिलिट्री के अंदर होने लगता है, तो हमें लगता है कि इंपेरियलिज्म। अब धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन पे भी इनका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। एंड इसी वजह से जो एशिया और अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट्स थे उसके अंदर इन्होंने, जो यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने अपना दबदबा बनाया। कैसे?
अगर मान लीजिए कोई डेवलपमेंट हो रहा है, रेलवेज का बिल्डअप हो रहा है, पोर्ट्स का बिल्डअप हो रहा है, या कुछ भी आपको देखने को मिलता है, इनका मकसद ये था यहां से बस रॉ मटेरियल निकालो, यहां से जो फायदा है वो निकालो, यहां इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और उसकी वजह से क्या इकोनॉमिक डैमेज हुआ है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पॉवर्टी के फॉर्म में, डेट के फॉर्म में, इनइक्वालिटी के फॉर्म में हमारे रिसोर्सेज को ले गए, हमारी इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। इन सारी चीजों पर भी हम बात कर चुके हैं। और इसीलिए अब इसको कंपेयर किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के तहत कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, यहां पे डिप्लोमेसी नहीं खेली जा रही है, फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से देखा जा रहा है कि एक बिजनेस है। और वहीं पे दिक्कत है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी बिजनेस करने आई थी, और यहां पे भी ये भी क्या है, एक बिजनेस ड्रिवन माइंडसेट है। और जैसे मैंने आपको बोला कि ग्लोबल साउथ पे टारगेट कर रहे हो आप ये नहीं कह रहे कि हम साथ में आके बात करेंगे। और ऐसा ही परफेक्ट एग्जांपल आप वेनेजुला के ले लीजिए। जिस तरीके से आप उनके कंट्री के अंदर घुसते हैं, उनके प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को कैप्चर कर लाते हैं, ट्रायल चलाते हैं, एंड देन बोलते हैं कि अब ऑयल के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। सेम आपने इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी, जैसे ब्रिटिश राज कहता था कि अगर उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया था, अगर आपको किसी और नेशन के साथ में रिलेशन बनाने तो हमारी मजदूरी लेनी पड़ेगी, अगर आपको किसी और स्टेट से बात करनी है या आपको कोई स्टेप लेना है इंटरनल अफेयर से रिलेटेड, हमसे बात करना पड़ेगा, एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड हमसे बात करना पड़ेगा। और यही चीज हमें देखने को मिली। हालांकि इंडिया ने क्लियरली स्टेट कर दिया था कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मैटर करती है। तो अब सवाल यह है कि क्या इस बार जो हम देखेंगे, जहां पे लैंड का कंट्रोल होता है, मिलिट्री इन्वेड करती है, वैसा होगा? नहीं 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 नहीं। इसीलिए तो बात कर रहा हूं मैं कि ग्लोबल साउथ को टारगेट करके हर जगह ट्रेड डील्स ऐसी की जाएं, सैंक्शन लगाए जाएं, टैरिफ्स लगाए जाएं, मार्केट शेयर में डोमिनेंस पाई जाए, रिसोर्सेज पे कंट्रोल हो। यही तो कहने की कोशिश की जा रही है कि अब ये इस तरीके का फॉर्म ऑफ कॉलोनिज्म हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज भूल गई है कि अब ये कंट्रीज कॉलोनीज नहीं है। अब ये कंट्रीज जो है अपने डिसीजन खुद बनाती हैं, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। इन्हें पता है कि हमें कैसे कैसे डाइवर्सिफाई करना है अपने ट्रेड को। और अगर यूरोप या फिर यूएस नेशन, जो अपने आप को एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोलते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, वेस्टर्न सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो आप ये साफ साफ कह रहे हो कि आने वाला टाइम जो है वेस्टर्न सेंचुरी का है। हमें फर्क नहीं पड़ता एशियन सेंचुरी से, हमें फर्क नहीं पड़ता अफ्रीकन सेंचुरी से। तो जो यूएस डेमोक्रेसी की बात करता है, हर एक कंट्री को इक्वल रखने की बात करता है, वही अब कह रहा है कि डोमिनेंस एस्टेब्लिश करनी है। लेकिन सिनेरियो कुछ अलग है। अब आपको मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है और बनने की तरफ जा रहा है। इंडिया हो, चाइना हो, बाकी कंट्रीज हो, उन सबके पास में अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, अपने डिसीजन खुद बनाती हैं। यही साहब ब्रह्मचलानी साहब, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, ये कहते हैं कि ये तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, दोबारा से सुपीरियरिटी की बात कर रहे हैं। जो आपको इंग्लिश रेस में सुपीरियरिटी देखने को मिलती थी कि व्हाइट रेस जब तक आएगी नहीं, जब तक इन एशियन सेंचुरीज का या जो इनका कलर है इनका उद्धार नहीं होगा। ऐसा ही अर्नॉट बैटरैंड ने कहा कि ये मेरे को तो स्पीच वन ऑफ द मोस्ट इंपेरियलिस्ट लिखी हुई, आज तक मैंने यूएस ऑफिशियल से ऐसा सुना नहीं है। और जब वेस्ट खुद डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है, साइमल्टेनियसली एक टाइम पे ही आप क्या कर रहे हो, डोमिनेंस एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हो। तो क्या यूरोप ज्वाइन करेगा इस न्यू वेस्टर्न सेंचुरी को? अब मैंने पहले जब बताया था तो मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से यूरोप चैलेंज भी कर रहा है कि अगर यूएसए सुपर पावर बनना चाह रहा है तो यूएसए सुपर पावर सिर्फ अकेले दम पे नहीं बनाई जब तक यूरोप था। और उसके लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे, आप एक दो दिन का जाके वीडियो देख सकते हो, अमेरिका नीड्स यूरोप टू स्टे सुपर पावर। इसमें मैंने सब बाकी सारी चीज कवर की थी। एंड इवन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने कहा कि हमें जियोपॉलिटिकल पावर बनने की जरूरत है। इवन जो फ्रेडरिक मर्ज हैं वो ये कहते हैं कि हमें नई रियलिटी को रिकॉग्नाइज करना होगा। नई रियलिटी ये है कि यूएस अकेला आगे नहीं बढ़ सकता है। रूल बेस्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें रूल बेस्ड ऑर्डर देखने को मिलता है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ये साफ साफ अंदेशा ये दे रहे हैं कि हाँ, यूरोप को ये तो पता है कि अब हमें इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे ऊपर डिफेंस स्पेंडिंग का प्रेशर आता है नेटो के अंदर, या फिर इंडिविजुअल कंट्री का बजट हो, जिस तरीके से अभी आपको ग्रीनलैंड वाला चैप्टर देखने को मिला, हर जगह यही सवाल है कि अब हम यूएस सिक्योरिटी के अंदर नहीं रह सकते, अब हमें डेवलप होना होगा, इकोनॉमिकली वाइज, मिलिट्री वाइज इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और यह साफ साफ बात की जा रही है। लेकिन मैं फिर बता दूं, यूएस और यूरोप स्टिक करेगा टुगेदर, बट अब यूरोप को यह रियलाइज हो चुका है दैट वी कैन नॉट टोटली डिपेंड ऑन यूएस। दैट इज द रियलिटी। तो ये इस नई सेंचुरी की बात करते हैं। इसलिए जब ये स्पीच आती है तो कुछ यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स इन्होंने वेलकम किया, कुछ लोगों को ये सावधानी पूर्वक लगी, कुछ लोगों को जची नहीं है स्कीम। और आप देखिए 3 स्पीचेस दी गई हैं म्यूनिक में, कॉन्फ्रेंस में। एक अभी जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने दी, और पिछली बार वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने दी थी। उस टाइम उन्होंने यूरोप को क्रिटिसाइज किया कि रशिया से बड़ा थ्रेट तो इमिग्रेशन है, मास माइग्रेशन है, जो पूरे की पूरे यूरोप की जो डेमोग्राफी है, जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करते जा रहा है। यूरोप की डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, यूरोप फार राइट पार्टीज को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, और यूरोप की वैल्यूज डिक्लाइन हो रही है। और इसके बाद में बहुत ज्यादा बैकलैश इनको देखने को मिला था। तो पहले आपने यूरोप को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया, इस बार आपने बताया कि यूरोप की कितनी इंपॉर्टेंस है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेज के। और
तीसरा है एल्ब्रिज कॉल्बी, यूएस डिफेंस ऑफिशियल है, वो उनका अलग ही मैसेज था। उनका ये मैसेज था कि ये अलायंस शेयर्ड इंटरेस्ट पे होनी चाहिए, ना कि वैल्यूज पे। अब एक तो यूरोप को क्रिटिसाइज कर रहा है, एक यूरोप की हिस्ट्री, कल्चर, पता नहीं बॉर्डर्स, सिविलाइजेशन, इनकी बात कर रहा है, और एक बोल रहा है कि वैल्यूज की बात ही नहीं करनी है, शेयर्ड इंटरेस्ट की बात करनी है, हमारी पार्टनरशिप जो है प्रैक्टिकल होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो अब यूरोप, यूएस कर क्या रहा है? मिक्स सिग्नल्स भेज रहा है। बट अगर आप और डिकोड करेंगे, सो इट्स लाइक अ बैड कॉप और अ गुड कॉप स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा किसी क्रिमिनल को अगर पकड़ते हैं तो एक बैड कॉप आएगा, उसको थ्रैश करेगा, मारेगा, ऐसा मतलब उसके अंदर नफरत फैला देगा उस पुलिस वाले के लिए। लेकिन उसके बाद जस्ट बाद थोड़ी देर बाद या 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद एक गुड कॉप आएगा, देख यार समझ मेरी बात, ऐसा ऐसा है, वो नहीं छोड़ेगा तुझे। सो दैट उसको परसुएट किया जा सके, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके, और जो आपको करवाना है उससे आप वो करवा सकें। सेम स्ट्रेटेजी के बारे में बात की जा रही है कि हम यूरोप को इसलिए टारगेट कर रहे हैं। एक तरफ हम यूरोप को शॉक कर देंगे, यूरोप का सेल्फ कॉन्फिडेंस और तोड़ देंगे। अगर आपको यह पता है कि यूरोप का सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट रहा है, तो आप ऐसी स्पीच देंगे, आप वैसी स्पीच देंगे जो मार्को रूबियो ने दी, लेकिन ऐसा नहीं किया इन्होंने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज अ गुड कॉप एंड बैड कॉप स्ट्रेटेजी जो अभी यूरोप पे अप्लाई हो रही है। अब मैं ये कह सकता हूं, देखिए यूरोप और आप यूएस को अलग नहीं कर सकते हैं, ये समझिए मेरी बात। लेकिन हां, अब यूरोप ये जरूर समझ चुका है कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है बहुत सारे मैटर्स में। वी कैन नॉट रिलाई इन यूएसए की स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।